नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस रूपिंदर सिंह ने किया वृत्ताधिकारी कार्यालय का निरीक्षण। राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न। वरिष्ठ आड़त व्यवसायी घनश्याम भादु को बनाया गया प्रधान। युवा खेलों के प्रति पैदा करें अपना रुझान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएस रॉय ने युवाओं से खेलों से जुड़ने का किया आह्वान। डेंगू बुखार में उपचार के काम नहीं आता बकरी का दूध, चिकित्सकों ने इस प्रचार को बताया निराधार। एरिया बंटवारे को लेकर किन्नर समाज में फिर पैदा हुआ विवाद। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस रूपेंद्र सिंह ने शनिवार को वृत्ताधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे इंटेलिजेंस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह ने आज जंक्शन स्थित वृत्ताधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अब हदबंदी नहीं रही। पहले यह इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तब सब कुछ ऑन ग्राउंड फिजिकल होता था। अब इंटरनेट की दुनिया में सब बाउंड्री टूट चुकी है। जो पहले नहीं होता था वह अब हो रहा है। इसके चलते सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। राजस्थान पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसका तंत्र चाहे वह जिला पुलिस का हो या इंटेलिजेंस का या किसी और विंग का, यह अच्छे समन्वय से काम कर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारा पड़ोसी राज्यों से भी अच्छा संबंध है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जितने केस राजस्थान में हुए हैं उनके तार पंजाब से जुड़े हुए हैं, या केस पंजाब में हुए हैं उनके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सब में अच्छा समन्वय चल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर बीएसएफ की सख्ती बढ़ी है। उसके कारण कुछ एक केस यहाँ नए आए हैं। 2-3 माह पहले एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब बॉर्डर पर सख्ती के कारण पंजाब के स्मगलर राजस्थान में जड़े जमाने का प्रयास कर रहे हैं। आईजी ने बताया कि 2-3 केस ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस पहले ही मिल गई थी। वे रेकी करते ही पकड़े गए थे। उनके लिंक भी पंजाब से जुड़े थे। यह बात सही है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस में संसाधनों की कमी के सवाल के जवाब में आईजी रूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार विभागों को अलग से बजट आवंटित करती है। जहां कमी है उसकी तरफ अधिकारी ध्यानाकर्षण करते हैं। उसके बाद में बजट भी मिलता है। हम अपनी कमी को पूरा करने का आग्रह तो करते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि उपलब्ध संसाधनों में अच्छा आउटपुट दे सके। स्टाफ की कमी के सवाल पर आईजी ने कहा कि यह एक ऐसी कमी है जो सभी विभागों में परिलक्षित होती है और हर समय दिखती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी भर्ती खोली है। भर्ती जैसे ही आएगी ट्रेनिंग के बाद विभाग को स्टाफ मिल जाएगा, कमी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन तब तक कुछ और अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसलिए यह कमी व पूर्ति की प्रक्रिया चलती रहती है। वार्षिक निरीक्षण को लेकर आईजी ने कहा कि निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। उसके तहत साल भर का लेखा जोखा किया जाता है। उन्हें महसूस हुआ कि पुलिस लाइन मैनेजमेंट में जवान व उनके परिजन भी शामिल होने चाहिए जो वहाँ रहते हैं। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अगर यही कॉन्फ्रेंस पंजाब में जाए करी जाए ना, कहेंगे जी वो राजस्थान से आ रहा है। और उसका तो उदाहरण है वो थोड़ी दिन पहले वो जो खेप पकड़ी गई थी तो उसके तार जुड़ गए थे पंजाब के। पर अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल ठीक है, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं हमारे पास, पर आज के समय में खासकर जब पूरी दुनिया ही एक ग्लोबल विलेज बन गई है और अब हदबंदी रही ही नहीं। पहले ये इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो उसमें क्या सारा कुछ ऑन ग्राउंड ही मतलब फिजिकली करते थे। अब जब ये हुआ तब सब बाउंड्रीज टूट चुकी हैं और जो पहले नहीं होता था वो अब हो भी रहा है। धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही है तो सारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो रही है। और खुशी की बात यह है कि राजस्थान पुलिस जो है ये पूरी चाक चौबंद है। इसका तंत्र जो है, चाहे वो ज़िला पुलिस का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, चाहे किसी और विंग का हो, ये अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एंड बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारा जो पड़ोसी राज्यों से भी अच्छा समन्वय है। अभी हाल ही में जो जितने केसेस यहाँ हुए हैं जिनके तार पंजाब से जुड़े हैं, या जो पंजाब में हुए हैं उनके तार यहाँ से जुड़े, इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और जो एक बात ज़रूर नज़र में आई है कि पंजाब बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर बीएसएफ की डेंसिटी बढ़ाई गई है। प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को सर्वसम्मति से संपन्न करवाए गए।
शहर की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को सर्वसम्मति से करवाए गए। इस मौके पर तमाम व्यापारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस बार चुनाव नहीं करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में वरिष्ठ व्यापारियों ने प्रधान पद के लिए घनश्याम भादु के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित तमाम व्यापारियों ने करतल ध्वनि से पारित कर दिया। व्यापारियों ने नव मनोनीत अध्यक्ष घनश्याम भादु का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए घनश्याम भादु ने कहा कि वे व्यापारियों से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि वे धान मंडी में बाकी बचे शेडों, सड़कों तथा बारदाने आदि की समस्या से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। व्यापारियों की मीटिंग थी तो उसके अंदर निर्णय हुआ मुझे 6ठी बार अध्यक्ष बनाया गया है और व्यापारियों की हर समस्या को, कोई भी समस्या आई तो उन व्यापारियों से आगे चलूँगा और कोई भी समस्या का मुकाबला करेंगे और हर टाइम पर चुनाव कराएंगे। पीछे हमारे टाइम पर चुनाव नहीं होते और 2 गैंड चाहती है बारदाने का और FCI का, उसमें कपलाबाजी होती है, वो नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी कोई ठेकेदार है उससे बात करेंगे और व्यापारियों की समस्या वो मेरी समस्या होगी। इसलिए कार्यकारिणी बढ़िया रहेगी। हम पहले कार्यकारिणी बनाएंगे, समझौता कमेटी बनाएंगे जो हमारे 5 साल से कोई बनी नहीं रही है। पहले कार्यकारिणी बनाएंगे, समझौता कमेटी बनाएंगे और बना के उनको कार्यकारिणी को साथ लेकर चलेंगे। जब भी व्यापारियों की समस्या का हल निकलेगा, प्रधान से हल नहीं निकलता। कार्यकारिणी, समझौता कमेटी इनको साथ में जुड़ते हैं, उससे व्यापारियों की समस्या का हल निकलता है। जो हम अध्यक्ष बना देते हैं वो अकेला ही बैठा रहता है, उसको जो समस्या होती है उस टाइम वो ऑफिस में नहीं आता, घर पे रहता है। जब समस्या नहीं होती तो वो यहाँ पर चाय पीने के लिए आ जाता है। ऐसा नहीं होगा। और जो पिछले कार्यकारिणी में आज 7 साल से नहीं हो रहा, जो ऑफिस का काम करना है वो करेंगे। और जो मैं पहली बार अध्यक्ष बना तो मंडी के अंदर जितने पेड़ लगे वो मैंने लगाए। तो ये क्या करते थे, जो हो गया किसी को लीडर को बुला लिया या कलेक्टर साहब को बुला लिया, वहाँ पर शपथग्रहण समारोह के नाम पर 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर देते और उसे मैंने कभी शपथग्रहण नहीं किया। मैंने पहले पौध मनते ही मजार के अंदर जितने दरख्त पेड़ है आज वो मैंने लगवाए, 150 पौधे लगवाए थे। दूसरी बात वो धर्मशाला बनवाई, उस पर तो जो समस्या उस पर लगेगा, ये नहीं है बुला दिया शपथग्रहण समारोह पर मेरा नाम के लिए मैं कोई 2 लाख रुपये के बर्बाद कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। आज 27/11 दिन शनिवार को 4:30 बजे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस में सभी फूड ग्रेन के मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई और उन्होंने जो सभी मेंबर इकट्ठे हुए उन्होंने एक मत से घनश्याम जी भादु को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया, क्योंकि वो पिछले अध्यक्ष और उनके मैनेजमेंट से जो थे असंतुष्ट थे। उन्होंने असंतुष्टता दिखाते हुए सभी ने सर्वसम्मति से घनश्याम जी भादु को अध्यक्ष बनाया। मैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्यापार मंडल शिक्षा समिति के जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं वो फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रहते पूरे होंगे और उनका पूरा कोऑपरेट रहेगा। वो पहले भी 5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी व्यापारी भाइयों की ओर से और व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से मैं घनश्याम जी भादु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित SKD यूनिवर्सिटी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पटियाला NIS के पूर्व महानिदेशक ने युवाओं को खेलों से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के पूर्व महानिदेशक SS रॉय का कहना है कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का मकसद युवाओं को खेलों से जोड़ना है, ताकि वह नशे के अलावा अन्य बुराइयों से दूर रह सकें। शनिवार को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में NIS पटियाला के पूर्व महानिदेशक रॉय ने बताया कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स एकेडमी बन रही है। एकेडमी खोलने के पीछे का मकसद फिट इंडिया कार्यक्रम के अलावा अन्य खेलों का प्रचार प्रसार करना है। इसके तहत इस एकेडमी में स्कूल के बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। बच्चों को नशों से बचाने के लिए फिटनेस की तरफ आकर्षित करना है, इसके लिए उन्हें खेलों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा का पहला कदम फिटनेस की तरफ करना है, फिर उसे दूसरे चरण के तहत खेलों से जोड़ा जाएगा। फिटनेस और खेल की तरफ रुझान होने पर युवा नशों की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स राम बाबू ने बताया कि राजस्थान सरकार खेलों के प्रति जागरूक है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। पदक विजेताओं को नौकरियां दी जा रही हैं। अभी तक 182 खिलाड़ियों को
विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उम्मीद है कि कुशाल दास विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स एकेडमी में भी युवाओं को खेलों के माध्यम से अपना व अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि युवाओं का रुझान खेलों की तरफ करने के लिए हर जिले में स्टेडियम बनाए गए हैं। 17 अकादमियां चल रही हैं। सभी जगह निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत होने वाले 6 खेलों के लिए अब तक 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर खेलने वालों को नगद पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ी को 3-3 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के दास ने बताया कि स्पोर्ट्स एकेडमी के जरिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से उसे रिसर्च और प्रसार से जोड़ा जाएगा। इसके तहत लगातार रिसर्च किए जाएंगे कि इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशाल दास यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कसमा भी मौजूद रहे। यहाँ एक कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि 1 महीने पहले बाबूलाल जी से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में उनका क्या विजन है और किस तरह से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स को। तो मुझे भी ऐसा लगा और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मुझे भी ऐसा लगा कि प्रजा के यहाँ देख लें, विचार करें और जो 35 साल का करीब मेरा एक एक्सपीरियंस है हिंदुस्तान के डिफरेंट एरियाज में काम करने का, अगर वो यहाँ काम आ सके तो मैं उसको शेयर करूँ और कंट्रीब्यूट करूँ। तो कल इसीलिए मैं आया और अभी जो इस आज सुबह की वार्ता हुई उनसे और कल इसी रात की वार्ता हुई थी, उसका जो टेंडेंसीज है टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग उसको भी डेवलप करना है और एक फिट इंडिया या फिट यूथ बनाने का जो एक प्रयास है वो भी एक प्रयास हो सकता है, होना चाहिए। और उसके तहत एक खेलो इंडिया की स्कीम चलाई है भारत सरकार की और मैं खेलो इंडिया में नहीं हूँ, मैं एक बार सर्च करूँगा आप लोगों को। तो उसके तहत सिर्फ खेलों को बढ़ावा देना और एक्सेलेंस के लिए ट्रेन करना नहीं है, अब उसमें जो है वो 12 वर्टिकल्स को 12 आयाम है और उसमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का है, डिसेबिलिटी के स्पोर्ट्स का है, प्लेग्राउंड मेंटेनेंस का है, प्लेग्राउंड डेवलपमेंट का है, जो पुराने खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको रेनोवेट करने का है, उसमें एडिशन करने का है और फिर उसके बाद ग्रामीण जो खेल चलते हैं वो है, फिर वो जो नेशनल गेम्स होते हैं खेलो इंडिया गेम्स अभी हो रहे हैं पंचकुला में फरवरी में, वो है, यूनिवर्सिटी गेम्स भी हो रहे हैं। तो ये सब मिला के 12 ओवरऑल स्पोर्ट्स साइंस के डेवलपमेंट है। तो उन सब ये सब एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें हमें उसकी लाइन में पढ़ते हैं क्योंकि जब राष्ट्रीय नीति है कि इस तरह से खेल और तो हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए, जो कि यहाँ पे बाबूलाल जी की बात हुई या दिल्ली में बात हुई थी। तो उनका भी मॉरलेस अप्रोच यही है कि पहले तो इस क्षेत्र में एक फिटनेस का एक अवेयरनेस, एक फिटनेस की जरूरत है। यहाँ पे जो खुशाल दास यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स एकेडमी की बात हो रही है बहुत चल रही है, उसके बारे में हम लोग आगे जो है डिस्कशन करेंगे और उसमें जो क्या पाथवे होगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे और बहुत कुछ बना हुआ है, उस पर हम लोग अमल करेंगे और जो भी राजस्थान के लिए या इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी होगा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, बच्चे आगे आएँ उसके लिए और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो हम करेंगे। राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।
शुक्रवार से अस्पताल के समक्ष जारी धरने को आज शनिवार को शहर के अन्य लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। शनिवार को धरने को समर्थन देने आए लोगों का माल्यार्पण कर उनको धरने पर बिठाया गया। इस मौके पर नागरिकों ने जिला प्रशासन तथा सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे टाउन के साथ भेदभाव बताया। नागरिकों ने कहा कि इस मामले में स्थानीय विधायक की गंभीरता नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि विधायक को चाहिए कि वे टाउन क्षेत्र की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए अस्पताल को स्थानांतरित करने के निर्णय को रद्द करवाए। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई छोटी नहीं है, इसलिए इस लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की जरूरत है। वक्ताओं ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक अस्पताल को जंक्शन ले जाने के निर्णय को रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़, विनोद कुमार रेगर, पार्षद मुख्तार अली, प्रदीप एरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हक को छीना जा रहा है। जिस तरह एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसका ट्रांसफर करके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर हम अपने जोर शोर से इस अभियान को नहीं चलाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियां इसके लिए तरस जाएंगे कि हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत दूर की कोड़ी बन चुका है। मैं विनोद कुमार जी से कहना चाहता हूँ, ये परसों कह रहे थे कि मैंने सुना हॉस्पिटल जंक्शन जा रहा है, ये ऐसे क्यों करे, ये कुंभ करना चाहते क्यों नहीं? इनको हनुमानगढ़ जाके आगे जिताया था, फिर चंदन में बनाया था। आज वो सत्य क्यों पड़े हैं? इसको हम बिल्कुल क्यों तलाश कर रहे हैं? अगर विनोद कुमार यहाँ से उसको ले गया तो ठीक नहीं बैठे। क्या करेंगे? एम्बुलेंस दे रहेंगे, वहाँ जंक्शन जाके मर जाएंगे और क्या करेंगे? तो रास्ते में मर जाएंगे, वही के लिए और क्या करेंगे? ये तो उसकी बात है। सेक्शन जसूस हो रहा था कुंभकर्ण को, आज कुंभकर्ण जागता नहीं है। वो कह रहा है मेरे को, मैंने सुना है। क्यों आज वो कह रहे हैं? कल परसों मैंने मोबाइल में सुना था, वो कह रहे हैं विनोद कुमार जी कि मैंने सुना है, तुमने सुना है? यहाँ हंगामा उसने सुना है। वारे बाप कुंभकर्ण चलेगा, हाथ जोड़ते हैं, तेरे को बोलते थे सत्यानाश कर दिया। प्रेम नगर के काफी आज यहाँ से स्थानांतरित हमारे जो प्रेमनगर के वासी हैं वो अस्पताल जो यहाँ से ले जाया जा रहा है उसके विरोध में प्रदर्शन संघर्ष समिति को समर्थन दिया है। गुरुजी आ गया। उम्मीद करते हैं कि इसमें कामयाब होंगे। हम अकेले ही सिरे से जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। जेल की तादादों को बढ़ा दिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर सच बोलने वाले भी बहुत हैं, तो ये आवाज़ को अपने बुलंद रखेंगे तो अपनी जीत होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी हर आदमी तक इसका संदेशा पहुंचाएं और इकट्ठे हों और इसका विरोध करें। धीरे धीरे सब आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ना बीजेपी ना कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये हॉस्पिटल का सवाल है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। डेंगू बुखार के फैलने के साथ ही इसमें उपचार के लिए काम आने वाली बकरी के दूध के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। हालांकि चिकित्सकों ने डेंगू में बकरी के दूध के उपचार को कोरा भ्रम बताया है। मौसम परिवर्तन के साथ ही विभिन्न मौसमी बीमारियां भी अपने पांव पसार चुकी हैं। इसमें डेंगू एक मुख्य बीमारी है। डेंगू के मरीज इन दिनों घर घर पाए जा रहे हैं। डेंगू बुखार की बढ़ोतरी के साथ ही इसके उपचार में काम आने वाला बकरी के दूध के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। कभी 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलने वाला बकरी का दूध इन दिनों लगभग 1500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। इससे बकरी पालकों की पोबारा बनी हुई है। बकरी पालकों ने बताया कि इन दिनों बकरी के दूध की बिक्री काफी बढ़ गई है। लोग बतौर दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संदर्भ में बकरी के दूध का इस्तेमाल डेंगू की बीमारी में फायदा देता है। इस सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फिजिशियन डॉक्टर ब्रजेश गौड़ ने इसे मिथ्या बताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा की शिक्षा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डेंगू की बीमारी में बकरी का दूध लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि यह एक भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है। डॉक्टर ब्रजेश के अनुसार डेंगू की बीमारी में शरीर में लिक्विड के स्तर को कायम रखने के लिए चिकित्सकों द्वारा दवाइयाँ दी जाती है। उन्हीं दवाइयों से डेंगू की बीमारी पर काबू पाया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी चिकित्सक डेंगू की बीमारी के लिए दूध का रिकमेंडेशन नहीं करता। उन्होंने कहा कि ये सही है कि गाय और भैंस की बजाय बकरी का दूध इंसानी शरीर में जल्दी पचता है, इसलिए उसको पीने की सलाह दी जाती है, मगर इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। बकरी दूध लेना आवे, डेंगू चल रही है, 5-4 आई जाए बड़ी चल रही हमारी। अब 400-500 रुपये चल रहा है। लाडले साल 1000 रुपये किलो देता महंगा तो हो रही है भाई। बकरे चलावा साल दिन बैठा नीरो गेरा हरियो गेरा मोल लिया है पैके मन तो दवाई तरफ ले जानो है, दवाई नाम ज्यादा लगे हो। ऐसा है, ये वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है जो मच्छरों को काटने से फैलता है, परंतु इसका ट्रीटमेंट वैसे कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब इवन एलोपैथी में भी सिर्फ लिक्विड और हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं जिससे मरीज का पानी का स्तर बना रहे और धीरे धीरे प्लेटलेट्स वगैरह जो कम हो जाती है बढ़ जाए। परंतु इसके बारे के अंदर विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ अपने शहर में या सब जगह प्रचलित है कि ये चीज़ खाएंगे तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। स्पेशली जैसे आजकल चल रहा है कि बकरी का दूध पीने से ये प्लेटलेट्स बढ़ती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स बकरी के दूध पीने से नहीं बढ़ती। बकरी के ऐसा कोई कहीं भी किसी भी साइंस में नहीं लिखा हुआ कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती है। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बताता। कई बार लोग जो प्रैक्टिशनर है या गांव में बैठे लोग वो कह देते हैं या भ्रांति फैली होती है तो हम लोग रोकते नहीं है कि अगला कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाकी बकरी का दूध थोड़ा सा डाइजेस्टिव होता है, इसलिए दूसरे दूध की बजाय इसलिए वो देना उचित होता है। बाकी प्लेटलेट्स बढ़ती है ऐसे कोई साइंटिफिक अपने पास प्रमाण इसका अभी तक नहीं है, किसी भी किताब में दुनिया के नहीं लिखा हुआ कि बकरी के दूध में कोई एक्स्ट्रा चीज होती है जिससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। एरिया बंटवारे को लेकर किन्नर समाज में विवाद उत्पन्न हो गया है। इस मुद्दे को लेकर आज जंक्शन में किन्नर छन्नोबाई के निवास पर बैठक आयोजित की गई। एरिया के बंटवारे को लेकर किन्नर समाज में विवाद उत्पन्न हो गया है। इस विवाद के निपटारे को लेकर जंक्शन स्थित किन्नर छन्नोबाई के निवास पर किन्नर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किन्नर समाज की मुखिया छन्नोबाई ने आरोप लगाया कि किन्नर समाज के कुछ लोग एरिया बंटवारे के बावजूद एक दूसरे के एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। उन्होंने नगीनाबाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि टाउन का पंजाबी मोहल्ला उनके अंडर में नहीं है, इसके बावजूद वे बार बार पंजाबी मोहल्ले में जाकर के घरों से बधाइयां मांग रही है। छन्नोबाई ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि संबंधित किन्नरों को पाबंद नहीं किया गया तो झगड़ा बढ़ने की आशंका होगी। दूसरी ओर किन्नर नगीनाबाई ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पंजाबी मोहल्ले को लेकर के बहुत पहले निर्णय हो गया था और निर्णय उनके पक्ष में आया था। इस पर उनकी गुरु छन्नोबाई ने पंजाबी मोहल्ले से बधाइयां लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कुछ लोग छन्नोबाई के कान भर रहे हैं, जिससे छन्नोबाई उक्त मसले पर दोबारा विवाद पैदा कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके शिष्य पंजाबी मोहल्ले में बधाइयां मांगने जाएंगे और इस दौरान कोई घटना घटित हुई तो उसके लिए संबंधित पक्ष जिम्मेवार होगा। का झगड़ा है और ये कृष्ण और ये रमजान। कृष्ण तो अच्छा भला है, बाल बच्चेदार है, फिर भी उसने मसीत में नाम लिखवा रखा है। कहता मैं मालिक हूँ, बंदा है वो, ठीक है, बाल बच्चे वाला बंदा है, फिर भी कहता है भी मैं मालिक हूँ। और हम यही विनती करते हैं भी ये देखो ये नगीना सपोर्ट करती है उनकी और वो सारा इलाका मांग रहे हैं
हम जब बधाई पे जाते हैं तो ये गुंडे लेके वहाँ पे पिस्तौल लेके गुंडे लेके आते हैं और हमारे को वहाँ पे बधाई नहीं लेने देते, मांगने नहीं देते, एक घर भी नहीं मांगने देते। ठीक है, कोई बात होती है तो नगीना कहती है कोई बात नहीं, तुम उठाने मत जाना, मैं जाऊंगी। खूब इनकी सपोर्ट कर रही है और प्रशासन से यही विनती है और हमारे गुरु का जितना भी इलाका है हमारा बंटवारे का रोड़ा, हमारा बंटवारा कराया जावे। ये मीटिंग ऐसे लिए बुलाई थी, हमारे पंजाबी मोहल्ले का नगीना बाई के साथ में हमारा झगड़ा था। आज हमारा प्रशासन के सामने हमारा ये झगड़ा खत्म हो गया। फिर भी जब बाहर निकलती कहती मैं तो पंजाबी मोहल्ले में जाऊंगी, जिसका जोर पड़े वो जब मेरा कुछ करने बिगाड़ने मेरे बिगाड़ दो। मैं नहीं जानती ये इस फैसले को मैं कबूल नहीं करती है। मैं पूरे समाज को हमारे बुला रखे 30-40-50 जने बैठे हैं मेरे घर में आए हुए। मैं हाथ जोड़ा भी करे उसके सामने, बेटा जो तेरे को एरिया दिया तू वो खा, तू मेरे एरिया के अंदर घुसने की कोशिश ना कर। कहती मैं तो घुसूंगी नहीं तो मेरे को पूरा एरिया इधर का पूरा छोड़ दे पंजाबी मोहल्ला में, मैं तेरे को कैसे छोड़ दूँ। आज मेरे को इतने वर्ष हो गए मांगते खाते को, तो मैं कहाँ जाऊँ। कह मेरे को मतलब नहीं कहाँ जावे, तेरी मर्जी जहाँ जा, मैं तो ये मोहल्ला नहीं छोड़ूंगी, ना छोड़ूँ आज ना छोड़ू कल। अरे कल को कोई बात हो जावे, कल मेरे चेले पोते चेले मांगने खाने जावे, भाई ये प्रशासन जिम्मेदार है जिस चीज़ की है। हमने क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ करते गुंडों का आगे हमारा जोर नहीं चलता जी। ये तो गुंडों का सहारा लेते हैं, गाड़ियाँ भर के आती है, 5-5 4-4 गुंडों को लेके आती है। ना जाने कल को हमारा चोर फेट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है, नगीना जिम्मेदार या प्रशासन जिम्मेदार होगी। तो पंजाबी मोहल्ला मेरा है, पंजाबी मोहल्ला मेरा है, कोई आज से नहीं है। 1994 का कागज है मेरे पास, परंतु कई दिनों से मेरा और मेरे गुरु का दोनों का विवाद है। टोन थाना एप्लीकेशन लगी हुई है, टोन थाना के अंदर आज पंचायत फैसला भी हुआ था, जिस फैसले के अंदर संगरिया सरीना महंत, प्रीति महंत, नेहा महंत, दर्शना महंत, रावसर से हम सारे इकट्ठे हुए थे। हमारे गुरुजी ने जैसे छन्नो भाई जी ने मान लिया था भाई हाँ ठीक है तेरा हक है और तेरे को मिल जाएगा, और आज के बाद मैं कभी भी थाना तहसील नहीं करूंगी। इसके बाद में हमने मान लिया, बात होगी, सारा कुछ हो गया। परंतु जो उनके पास एक मेना है वो रहती है, उन्होंने एक दो ने और ने को 2-4 और है उनके गिरोह के अंदर, उन्होंने सारा काम खराब किया, उन्होंने भड़का दिया, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने जो भी किया उन्होंने किया। उसके बाद में हम हमारे घर आ गए, वो अपने घर चले गए। वो आरोप लगाते हैं मेरे पर, नगीना बाई गुंडा करती है, गुंडे रखती है। मेरा हमारा शेर है, बहुत अच्छा शेर है हमारा, शेर कोई गुंडों का शेर नहीं है, ना ही हम कोई गुंडागर्दी करते हैं। पूरा शेर मेरे को जानता है। आज मैं 6ठी बार पार्षद हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। अगर वो कहती है भाई मेरे चेले बाहर जाएंगे, मेरे पोती चेले बाहर जाएंगे तो कल को कोई घटना हो तो नगीना जिम्मेवार है, जा नेहा जिम्मेवार है, जा कृष्ण जिम्मेवार है। तो आ बात मैं भी कहती हूँ भाई मेरे चेले अगर बाहर जाते हैं, पंजाबी मोहल्ला में भी जाते हैं और शहर में भी जाते हैं, तो अगर उनके साथ भी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवार छन्नो बाई होगी, मैना होगी, छन्नो बाई होगी। जितने भी उसके गिरोह के अंदर है, जितने भी उनके साथ हैं, उनके साथी है जो साथ रहते हैं, बाहर से बुला रखे है, वो जिम्मेवार होंगे। आई मेरा कहना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट आने की खबरों के चलते प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। अफ्रीका का एब्रिकॉन्ट कोरोना वायरस आने से एक बार पुनः लोगों में भय की लहर दौड़ गई है। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे। अब उन टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 700 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर कोरोना के कुछ केस आए थे जिनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। वर्तमान में जिले में एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। कोरोना से बचाव के लिए तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार सक्रिय हैं। जैसे ही कोई केस सामने आएगा पूरी गंभीरता के साथ मामले को हैंडल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की सेकेंड लहर के बाद स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य उपकरण मौजूद हैं। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चाक चौबंद है। उन्होंने आमजन से कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने का आह्वान किया। साथ ही आमजन
की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए हैं, इससे कोरोना फैलने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए आम जन में जागरूकता जरूरी है। चूँकि अब सभी भीड़ भाड़ के जो एरियाज हैं वो खुले हुए हैं और भीड़ भी काफ़ी संख्या में हो रही है। अब चूँकि कोरोना के केसेस कई जगह आने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। रूटीन में हमने जो RT-PCR सैम्पलिंग चल रही थी वो हमारी कंटिन्यू चल रही है और हम पर डे 700 से 1000 तक हम पर डे सैम्पलिंग करवा रहे हैं और उन सैंपल्स की जांच की जा रही है। उसमें पिछले दिनों में हमारे 2 या 3 एक्टिव केसेस थे, तो उसमें प्रॉपर हमने ट्रेसिंग करवाई, क्योंकि वो दिवाली के टाइम आए हुए थे और प्रॉपर उनको होम क्वारंटाइन भी किया गया। उसके बाद में आज हनुमानगढ़ जिले में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है, फिर भी प्रतिदिन हम सैम्पलिंग कराकर हमारे RBST की टीम्स कैंप्स में और रैंडमली हम सैम्पलिंग करवा रहे हैं। और सैंपल में अभी तक 0 है हालांकि, लेकिन जैसे भी कोई पॉजिटिव केस आएगा हमारी टीम्स पूरी तरह से एक्टिव है, कंट्रोल रूम एक्टिव है हमारा। और कोरोना की सेकेंड वेव के बाद में हमारे पास सप्लाई भी काफ़ी संख्या में है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, सिलेंडर्स हैं। अगर इस तरह की कोई संभावना आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। चूँकि स्कूल्स सब खुल गए हैं और भीड़ भाड़ जहाँ भी होगी और थोड़ा सा भी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे, जैसे लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, लोग को अपनी वैक्सीन को लेकर भी जागरूक नहीं है, जैसे सेकेंड डोज लगवाने के लिए भी हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं, तो लोगों को भी थोड़ा सा इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा कि सेकेंड डोज जो पेंडिंग है वो अपनी सेकेंड डोज लगवाएं। अभी अखबारों में और न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि जहाँ दोनों डोज लग चुकी थी वहाँ पे कोविड के केसेस कम निकल रहे हैं। तो अभी हनुमानगढ़ के लिए सबसे बेटर यही है कि जिनकी सेकेंड डोज रह गई है वो सेकेंड डोज लगवाएं, जिससे कि हनुमानगढ़ कम से कम कोविड की थर्ड वेव से बच सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।